Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video, we will be discussing about the most important topics of economics. तो अभी तक मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछ लिया है कि इकोनॉमिक्स के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि ये अब जो टाइम चल रहा है ना, इट इज़ मोस्ट क्रूशल टाइम कि आप अगस्त के अंदर अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो मतलब ये वाला टाइम उसके लिए बेस्ट है. और स्पेशली जब आप लोग हिस्ट्री छोड़ रहे हो या फिर और कोई सा ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको छोड़ रहे हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स प्ले अ मेजर रोल. एंड मतलब बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल देयर कि अगर आप लोग बाकी कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो. ठीक है, तो इस वीडियो में आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक क्लास 12th की जो हमारी NCERT है वो, और उसके बाद में आई विल बी टेलिंग यू दी टॉपिक्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. ठीक है, तो आप लोगों को जो ना मेन फोकस अपना रखना है वो मैक्रो पे ही रखना है. माइक्रो आपको बाद में उठानी है जब आप पूरे ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई हमारी जो है वो मैक्रो पूरी अच्छे से कंप्लीट है. ठीक है, तो अपना ना एक कॉपी पेन निकाल लो. हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि कॉपी पेन निकाल लो और जो जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको बस लिखते जाओ, और आपके सामने लास्ट में एक लिस्ट रेडी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो चीज़ें फिर पढ़नी है. ठीक है, मैं रिसोर्सेज की बात बोल देती हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर पूछेंगे कि भाई रिसोर्सेज क्या है. तो रिसोर्सेज आपको हर एक टॉपिक जो है वो उठा के यूट्यूब पे डालना है एज इट इज़, और उसके सामने NCERT लिख देना बस आप. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप खुद NCERT उठा लो. स्पेशली मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइंस के भी होंगे, है ना, जिन लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो अगर आप डायरेक्ट NCERT में कूदे ना तो आपको नहीं समझ आएगा वो फिर. ठीक है, तो आप है ना उस टॉपिक को एज इट इज़ यूट्यूब पे डाल दो, फिर वहाँ पे NCERT लिख दो फिर सीधा. ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि टीचर्स ने NCERT ही पढ़ा रखी होगी पूरी, तो आपको समझ आ जाएगा. वो नोट्स बनाना खुद के अच्छे से, किसी के नोट्स लेना मत. मेरे पास भी नोट्स है, मैं चाहूँ तो वो भेज सकती हूँ, बट अगेन मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि नोट्स हमेशा खुद के रखा करो, किसी के नोट्स से मत पढ़ा करो. ठीक है, तो खुद के नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स जो हैं, एंड फिर उस पर बार बार हाईलाइट चीज़ें, वही सारी चीज़ें. ठीक है, तो आपके ना वही 20 से 30 पेजेस के नोट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे फ्रॉम मैक्रो, और उन्हीं को ही एग्जाम तक यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. बट बस ये करना है आप लोग को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं बोलती हूँ कि तो इसमें ना आप लोग पहले मैं जो मेन हेडिंग है मैं वो बोल रही हूँ, उसके बाद में मैं उसके ना सब टॉपिक्स बोलूँगी, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है. तो पहली जो मेन हेडिंग है ना वो है नेशनल इनकम. ठीक है, उसमें जो सब हेडिंग्स हैं, उसके जो सब पार्ट्स हैं, वो पहला है GDP एंड GNP. फिर उसके बाद में दूसरा इसका सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन. तीसरा जो है इसका वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट वाला है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं. दूसरी वाली जो मेन हेडिंग है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ RBI, और उसमें भी वही है. जो इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो हैं फंक्शंस ऑफ RBI, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैटिक से हो, भाई आता ही है. ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल एक टॉपिक हो जाता है. ठीक है, लास्ट वाला जो है इसमें सब हेडिंग वो है बैंक रेट एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. ठीक है, तो ये बहुत ही एक RBI बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको आप लोगों को पढ़ना है. ठीक है, तीसरी जो हेडिंग है वो है कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया. अब इसमें जो आता है सब टॉपिक में वो आता है मनी एग्रीगेट्स. आप लोगों ने वो मतलब देखा होगा, एक मुझे लगता है कि पिछले से पिछले वाला जो अटेम्प्ट था ना उसमें ये क्वेश्चन आया था कि M1 M2 M3 M4 जो टाइप्स ऑफ ये होता है ना, तो इन्हें आप लोगों को पढ़ना है. कौन सी नैरो मनी है, कौन सी ब्रॉड मनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और मैं ये समझ रही हूँ कि मतलब CDS के अंदर तो चलो आ गया ये बाकी UPSC के जो एग्जाम है उनमें भी आना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, CAPF में भी इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेना. ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है दैट इज गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, इसमें जो सब हेडिंग है वो लिखो GST है, दूसरा एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है. अब ये वाला जो है ना टॉपिक, इसको आप मतलब ऐसे ना ऊपर ऊपर से रीड भी मार सकते हो, रीड मार के छोड़ सकते हो. ठीक है, इतना इससे मैंने क्वेश्चंस इतने नहीं देखे हैं. लास्ट वाला है इन्फ्लेशन. अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इस हेडिंग में मैं बोलूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वो इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन मैं ये समझती हूँ कि इन्फ्लेशन का क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट इन्फ्लेशन से ही नहीं, ऐसे ना मतलब रिलेट होके RBI से आ सकता है कि भाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए RBI के क्या क्या मेथड्स होते हैं. ठीक है, और मतलब RBI से अगर अलग हटते हैं तो सरकार के क्या क्या ऐसे ऐसे मेजर्स या फंक्शंस होते हैं कि जो मतलब वो लोग स्टेप्स लेते हैं टू
वी कैन से स्टॉप या कर्ब इन्फ्लेशन। अगर हमें मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बोथ फ्रॉम द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर इन्फ्लेशन को कम करना है हमें तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगेन बोथ फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको हर तरह से पढ़ना है इंक्लूडिंग द PYQs, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो इसके अंदर आता है दैट इज कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको आप एज इट इज़ यूट्यूब पे डालना और पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स अपने अपने जो हैं यू हैव टू मेक। तो इसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अब एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, FDI FPI हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर इसी में एक टॉपिक आता है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। अब इसके क्वेश्चन है ना CDS में मैंने इतने नहीं देखे हैं, बट UPSC में आए हैं, तो अगेन मतलब इतना ज़्यादा लोड आप लोगों को लेना नहीं है इसका, बट हाँ हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार UPSC की नज़र इस पर है तो थोड़ा बहुत इसको हम देख लेंगे, ठीक है। क्या है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। फिर इसके बाद में लास्ट एक टॉपिक आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोगों को इसको देखना है, क्योंकि इसके अंदर वो है ना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया पहले, ठीक है। और फिर इसके अंदर वेरियस वो आते हैं कि भाई कौन कौन सी कमिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर वो मतलब टाइम टू टाइम पे फ्रेम होती हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन पुअर है कौन नहीं है, ठीक है। उसमें से कुछ बेस्ड थी जो कि मंथली इनकम पे बेस्ड थी, कुछ बेस्ड थी जो कि द नंबर ऑफ कैलोरीज इनटेक बाय अ पर्सन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, और आज भी ये स्टैटिक चीज़ें जो हैं वो UPSC पूछता है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं ये समझती हूँ कि इससे आपके 80 to 85% क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। 90% भी हो सकता है। अब हम चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। अगर आप बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि हाँ मैंने ना हिस्ट्री बिल्कुल भी छुई नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाऊँ ताकि उससे मेरे क्वेश्चंस ना छूटे। क्योंकि मतलब यार आजकल ऐसा हो रहा है ना कि अगर हिस्ट्री से हम लोग मान सकते हैं कि 8-9 सवाल अगर आ रहे हैं, मान लो 10 या 12 भी आ रहे हैं, ठीक है, तो 6, 7, 8 तो जो है वो इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब आप लोग को 2 बुक्स पढ़नी है बस, ठीक है। उसमें भी एक बुक से ही 80% तुम्हारे एग्जाम में आ जा रहा है, तो भाई क्या इतनी दिक्कत वाली बात है। आप लोगों को मैं तो ये बोलती हूँ कि इकोनॉमिक्स ही पढ़नी चाहिए हिस्ट्री को छोड़ के। हिस्ट्री तो इतना वास्ट है कि आप सब कुछ भी पढ़ के गए और फिर भी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए ना कि नहीं हो रहे, आप तो किसी से भी नहीं होंगे, फिर इतना ज़्यादा उसकी लोड नहीं लेनी। आप लोगों को इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़नी है विद करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा हमारा होता है बजट, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं उसके बारे में भी थोड़ा अभी मैं बाद में आप लोगों को लिखवाती हूँ, भी आप लिखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला एक टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। ये एक टॉपिक है, इसके अंदर यू हैव टू मेक ग्राफ एंड उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ ऑफ कोर्स, बट आपको ये पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसकी वीडियोस मैं ये समझती हूँ 30 से 35 मिनट की वीडियोस है, बस आप जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, इस टॉपिक से ना इसके डेफिनेशन के बाहर कुछ भी नहीं पूछता है UPSC, सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, एप्लीकेशन भी नहीं पूछ रहा अभी फिलहाल तो, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज़ उसकी देखनी है, उसका कर्व आप लोगों को देखना है, सप्लाई का कर्व देखना है, फैक्टर्स देखने हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, सप्लाई की साइड भी सेम चीज़ें देखनी है। इंडिया के अंदर क्या मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आता है, क्या वो डिमांड की साइड का कोई रीज़न है, सप्लाई की साइड का कोई रीज़न है, सब इसके अंदर आ जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों को मस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा उसके बाद में हमारा आता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्लस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब इसके क्वेश्चन CDS में उतने देखने को नहीं मिले हैं, बट CAPF में आए हैं। तो मतलब क्या है इसका कि उसका जो UPSC का दिमाग है ना वो इसकी तरफ है ऑलरेडी, तो क्या पता आपके क्वेश्चन पेपर में भी टपक जाए वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोई मतलब इस पे UPSC पे विश्वास नहीं रख सकते हम, ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा जो एक टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को देख के जानी है ये भी। फिर एक टॉपिक था मतलब उससे CAPF के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, दैट वाज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। तो वो अगेन डेफिनेशन से ही आया था, और 2 या 3 बार वो क्वेश्चन अभी तक UPSC पूछ चुका है। पहले तो पूछा था कि भाई वो किसने दिया था, फिर ये पूछ लिया कि मतलब जिसने वो दिया था उस राइटर का नाम लिख के, फिर पूछ लिया कि इनके द्वारा कौन सा मतलब ऐसी थ्योरी दी थी, है ना, तो फिर उसका आंसर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ही होता। तो ऐसे ना घुमा फिरा के पूछता रहता है, तो वो भी आप लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है दैट इज बजट सेट के अंदर ही आता है
कंज्यूमर्स ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। अगेन उतना ज़्यादा रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख के जाना। इससे एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी यूपीएससी ने पूछे हैं इन CAPF और CDS, ठीक है। फिर इसी में आते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स, वेबलेंड गुड्स, लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो इन सब की डेफिनेशन अच्छे से आप लोग देख लेना। और इसी में फिर हमारे आते हैं सब्सटीट्यूट्स और वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो, तो ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर इसी में आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, कब इन्फिनिटी होती है, कब लेस देन 1 होती है, कब मोर देन 1 होती है, कब इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये सब देख के जाना। इस बार CAPF में भी ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत ही स्टैटिक था बट हाँ क्वेश्चन आया था इससे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसकी भी डेफिनेशन ही है, आप देख के जा सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, टाइप्स ऑफ मार्केट जो होते हैं हमारी, मोनोपोली हो गया और हमारी क्या होती है ओलिगोपोली हमारी हो गई, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये तो मस्ट हैं, ये तो बिल्कुल ही पढ़ के जानी है आपको। फिर लास्ट में वही सप्लाई कर्व हो गया, हमारा डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। तो ये जो हैं इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बोले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगेन मैंने पहले भी बोला है वीडियो के अंदर कि आप लोगों को अपना जो मेन फोकस है वो रखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। जो मैंने आपसे पहले टॉपिक्स बोले हैं उन पे आपका 80 to 85% वहीं से कवर हो जाएगा। बट अगेन अगर आप लोग कोई सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिस्ट्री से डरते हैं, वो छोड़ के जा रहे होंगे, और जिनका हिस्ट्री अच्छा मे बी साइंस छोड़ रहे होंगे या कुछ भी छोड़ के जा रहे होंगे, तो ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करके जाना फिर, ठीक है। आप लोगों के लिए एक एज हो जाएगा उधर फिर, ठीक है। तो ये सब तो हो गया हमारा जो बुक्स से रिलेटेड है या फिर जो थ्योरेटिकल है उसका पार्ट। अब इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या करना है, तो इसके अलावा आप लोगों को अभी मैंने बोला बजट पढ़ना है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं कि भाई देख के बैठ गए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं। उसमें जो हमारे एग्जाम में पूछता है ना वो वैसे पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई GST हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स से जो है टैक्स आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया हम लोगों का, फिर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी आ रही हैं। तो हम लोगों को इतना आइडिया है कि यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है, तो वो ना उसका मतलब ऐसे पूछ लेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले, तो ये बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो है ना मतलब ऐसे पैटर्न भी बहुत पूछते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टडीली, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग स्टडीली, ऐसा कुछ पूछ लेता है। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 5 सालों के अंदर बढ़ा है लगातार या फिर घटा है लगातार। तो ये वाले पैटर्न भी आप लोग देख के जाना, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इन सबसे, बट ऐसे जो होंगे ना मतलब हमारे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर उसका वो पिछले 5 साल का डेटा, उसमें ये सब चीज़ें वो ज़रूर पूछता है, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं ना तो बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को देख के जाने हैं। तो एट द एंड अगर आप लोग भी मतलब रोज़ पढ़ते हो और आप लोगों को इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और रिवीजन टैक्टिक्स थोड़ी अभी नहीं पता है, तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसका QR मैंने इस वीडियो के ना लास्ट में अटैच किया हुआ है, तो यू कैन स्कैन दैट QR एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उस पर आई एम सेंडिंग डेली टारगेट्स टू माय स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर फॉलोइंग दोज टारगेट्स ऑन डेली बेसिस एंड दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप लोग भी मतलब जहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर लैगिंग, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और आफ्टर 10 days आई विल बी पोस्टिंग द रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑन माई टेलीग्राम चैनल टू। वहाँ पे रिवीजन डेली बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भेजूंगी रोज़, जहाँ पे यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन। और रोज़ जब आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑफकोर्स आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो ट्रस्ट योर सेल्फ। और हाँ, आज जन्माष्टमी भी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। एंड at the end of this video, please subscribe my YouTube channel and like my video, and I will meet you in the next video. Till then, take care, bye bye and Jai Hind.